बच्चों गुड आफ्टरनून। देखिए, हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं विजुअलिंग सॉलिड शेप्स। जो सॉलिड आकृतियां हैं उन्हें देखना और पहचानना। अब इसमें देखिए, कुछ आकृतियां तो अपन ने देखी है और पहचानते भी हों। अब इसमें कुछ आज हम अलग चीज़ पढ़ेंगे। मैंने आपको 10.1 और 10.2 के क्वेश्चंस करने को दिए थे और कहा था कि आप इनकी फ़ोटो खींचकर मुझे भेजिए, लेकिन मुझे एक भी लड़की की कॉपी की फ़ोटो नहीं मिली है। आप वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करें और कॉपी की फ़ोटो भेजें। देखिए, हम आज करेंगे एक्सरसाइज 10.3। तो 10.3 एक्सरसाइज जो है वो भी इसी तरह की मौखिक है, आप लोगों को ही करना है। उसमें ज़्यादा करने का कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जो मैं समझा रही हूँ उसको समझना है और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको लिखना है, यस नो या एक शब्द में जो आंसर लिखे जाते हैं वो। देखिए, आज हम पढ़ेंगे फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स। हमने अभी 2D मतलब 2 डायमेंशन और 3D मतलब 3 डायमेंशन क्या होता है। देखिए, आप लोग आजकल देखते भी हो, जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं तो सामान्यतः हम कोई फिल्म देखते हैं तो हमको चलती हुई फिल्म दिखती है जो कि 2D की होती है। लेकिन यदि 3D फिल्म हम देखते हैं तो सब चीज़ें से हमें बाहर तक निकलती हुई दिखाई देती है, मतलब जिसमें तीसरा सिरा भी दिखाई देता है। और वो इस प्रकार होता है, देखिए, यदि हम इसको ऑन पेपर देखते हैं तो जैसे ये और ये, जब आप ग्राफ बनाते हो तो एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। इसको हम 2 डायमेंशन या 2D कहते हैं। जब 3 डायमेंशन हो जिसमें कि 3 लंबाइयाँ होती है तो इस तरह की आकृति बनती है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस होगा। अब यहाँ से हम यदि किसी आकृति को देखें तो आकृति इस तरह से हमें बनी हुई दिखाई देती है। ये यहाँ से भी वो ऐसे जा रही है, ऐसे, फिर यहाँ से भी लाइन जा रही है। या आप इसकी कल्पना करो, देखो ये हमने एक शेप बनाया, ये शेप है 2D, मतलब ये जैसे हमने कल देखा, इस देखते हैं, फ्रंट से देखते हैं तो क्या बनता है, साइड से देखते हैं तो क्या दिखता है और ऊपर से देखते हैं तो क्या दिखता है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए हैं। अब हम यदि इसी शेप को 3D में देखते हैं तो वो इस तरह की आकृति बनती है। देखिए, ये है 2D में और अगली जो हम बना रहे हैं ये हो जाएगी 3D। तो इनमें डिफरेंस आप समझते हैं। इस तरह की आकृति जो बनती है इससे हम कहते हैं कि ये आकृति 3D में है। देखिए, इसमें आपको सतह दिख रही है, ये पूरी एक सतह है, ये सामने की सतह है, ये पीछे की है और ये और पीछे की है, ये ऊपरी सतह है और ये निचली सतह है। तो इस तरह जो आकृति दिखती है, इस आकृति को हम कहते हैं कि आकृति 3D में है। अब जब इस तरह की आकृति होती है तो हमने कहा कि ये इसका यदि फ्रंट होता है तो ये साइड होता है और ये टॉप होता है, ठीक है। अब जब ये 3D वाली आकृतियाँ होती है तो उसमें हमको ये पॉइंट्स मिलते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 कोने हैं, ठीक है, जहाँ पर 2 लाइन आके मिल रही हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम वर्टेक्स कहते हैं, V से डिनोट करते हैं। और देखिए, आप ये आपकी ये जो आकृति है इसमें ये पॉइंट्स वर्टेक्स हैं, 1 2 6 7 8। इसकी ये जो सतह दिख रही है पूरी की पूरी, इस पूरी सतह को हम फेस कहते हैं। और एक जो किनार, जो लाइन दिख रही है जहाँ से फिर इनकी सतह बदल जाती है, इसको एज कहते हैं। तो हमारे पास 3 चीज़ें आती है, एज, फेस और वर्टेक्स। जैसे ये आकृति है तो इसमें ये जो लाइन दिख रही है, जैसे डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है और ये लाइन है, ये क्या कहलाएगी, एज। ये पूरा जो दिख रहा है सतह है और ये जो कोने दिख रहे हैं जहाँ पे इनके जॉइंट हैं, वर्टेक्स कहेंगे।
हर आकृति में ऐसा ही होता है। देखिए ये आपको दे रखा है इन्होंने, ईच ऑफ दीज सॉलिड्स इज मेड ऑफ द पॉलीगोनल। पॉलीगोनल मतलब अभी हमारे पास जो है उसमें 2, 3, 4 इस तरह से अलग अलग साइड्स मिलती हैं। कितने फेस होते हैं, जिसमें ज़्यादा फेस होते हैं, फेस की संख्या ज़्यादा होती है, उसको हम पॉलीगोन कहते हैं। और ये जो फेसेस होते हैं कहाँ जाके मिलते हैं, एजेस से। और ये एजेस जो होती हैं ये वर्टेक्स है। और इस तरह से हमको ये पॉइंट्स जो मिलते हैं, इन पॉइंट्स को हम पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे आपको एक चौकोर आकृति दिख रही है और ऊपर आकर ये क्या हो गया, एक पॉइंट पे आ गई है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 और एक 5 सतह हो गई। एक आकृति ये है, इस तरह से 4 सतह है। एक ये है, एक क्यूब बना हुआ है, इसका एक कोना काट दिया। तो इस तरह से अलग अलग आकृतियां हमको मिलती है। ये देखिए ये सारी आकृतियां ये पॉलीहेड्रॉन कहलाती हैं। इस तरह से गोलाई लिए हुए जो आकृति होती है इसका कर्व्ड सरफेस होता है। जैसे कि ये कोई बॉल है और बॉल को हमने क्या किया, यहाँ से आधा काट दिया है, तो ये कर्व्ड सरफेस है। ये कोन है, कोन का शेप है। ये जो स्फेयर था ये कोन है, इसमें ये तिरछी लंबाई होती है, इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस, गोलाई लिए हुए सरफेस। इसमें भी ये लेटरल सरफेस होता है, किसमें, सिलेंडर में। अब इसमें इसका बेस कहलाता है 1 और 2 सिरा, इसमें ये इसका बेस कहलाता है और ये इसका वर्टेक्स कहलाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी कॉन्वेक्स और कॉनकेव 2 तरह के शेप दिए हैं। कॉन्वेक्स वो होते हैं जिनके एजेस होते हैं, जैसे ये बाहर की तरफ निकले हैं। इसके अपोजिट ये होते हैं कॉनकेव, कॉन्वेक्स। इसमें एजेस जो हैं इस तरह से झुकाव वाले होते हैं, जैसे ये अंदर जा रहा है, एक बाहर जा रहा है, एक अंदर जा रहा है। ये कॉन्वेक्स और ये कॉन्वेक्स नहीं मतलब कॉनकेव है, ये इसको कॉनकेव कहेंगे। ये वाला देखो, इनमें सब एक जैसा ही है। अब इनमें कितने फेस हैं ये हमें गिनना हो तो हम गिन सकते हैं। ये एक फेस है, ऐसा ही एक ऊपर है, 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें 6 फेस होंगे। अब ये जो है प्रिज्म है, प्रिज्म में कितने फेस होते हैं, 1, 2, 3 तो चौकोर होते हैं और 1 और 3, 2 जो होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। ये पिरामिड कहलाता है। पिरामिड में नीचे एक में इसमें जो बना है नीचे रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल और 1, 2, 3, 4, 5 सतह हो गई। जो ट्रायंगल वाला है उसमें 1, 2, 3 और एक नीचे का ये 4 सतह हुई। हमारे पास अलग अलग शेप है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने आपको क्यूबाइड, ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, पिरामिड विथ स्क्वायर बेस और पिरामिड विथ स्क्वायर, प्रिज्म विथ स्क्वायर बेस, ये शेप दिए हैं। इन सब के आपको फेस, वर्टेक्स, बताना है। और ये इन्होंने बता रखा है कि एक V जो है, V स्टैंड फॉर वर्टेक्स, F फॉर फेस और E स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एजेस, कितने हैं, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, ये चीज़ है। तो ये टेबल आपको खुद को पूरी करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब देखिए यहाँ पे जो आकृतियाँ दे रखी है इनको ध्यान से देखिए। इन आकृतियों को देखने के बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस आपको करना है। अब देखिए ये जो आपकी 10.3 एक्सरसाइज है ये भी ओरल है, मौखिक है। और इसमें आपको क्या करना है, जो शेप दिया है उस शेप को देख के प्रश्न के उत्तर देना है। जितना मैंने आपको समझाया है उसके आधार पे आपको इसके जवाब देना है। तो आप इनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। और मौखिक से
तो मौखिक एक्सरसाइज आप खुद कर लेंगे, इसमें सवाल करवाने का कुछ नहीं है। मैं आपको आज अगला चैप्टर भी समझाऊंगी, तो अगले चैप्टर के सवाल हम करेंगे फिर। देखिए एक्सरसाइज 10.3, इसमें बोला है कैन अ पॉलीहेड्रन हैव फॉर इट्स फेसेस। पॉलीहेड्रन, इसमें 3 ट्रायंगल हो सकते हैं। अब आपको ये जो इधर शेप दिखाए गए थे, तो 2 या 3 नहीं, 3 से ज़्यादा होते हैं तभी पॉलीहेड्रन होता है। ये यहाँ पे दिखाया गया है आपको। तो 3 वाला जो है वो उसका आंसर आ जाएगा नहीं। उसके बाद अगला पूछा है आपसे, यदि 4 ट्रायंगल हैं तो 4 ट्रायंगल हैं तो सही है, यस। और थर्ड में पूछा अ स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स, तो ये भी हो सकता है, लेकिन 3 ट्रायंगल्स वाला का आंसर हो जाएगा नो। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस। थिंक ऑफ अ पिरामिड। एक पिरामिड के बारे में आप सोचिए, क्या एक पिरामिड जो है वो पॉलीहेड्रन हो सकता है क्या? तो हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, हमको नंबर ऑफ फेसेस जो हैं वो 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो हो सकता है। इसी तरह बस यस नो में जवाब देना है आपको इन प्रश्नों के। और ये सारे जो डायग्राम दे रखे हैं और ये टेबल भरना है, ये आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं। हमें सिर्फ इतना ही करना है। इन सवालों में यदि आपको पूछना हो तो आप पूछ लेना। आज हम पढ़ते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होती है? देखिए यहाँ पे दे रखा है मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन। देखिए हमने अभी जो फिगर्स देखे हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, क्यूब, क्यूबाइड, कोन, स्फेयर और सिलेंडर, इन सब का सरफेस एरिया फाइंड करना, इन सब का एरिया फाइंड करना, इन सब का वॉल्यूम निकालना, इनका पेरीमीटर निकालना, ये सारी चीज़ें आती है मेंसुरेशन में। तो अब हम क्या करेंगे, जो शेप्स हमने देख लिए हैं, सीख लिए हैं, उन सबको हम फिर से नए सिरे से देखते हैं। लेट अस रिकॉल, हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। तो ये वाला पूरा आप पढ़ना, जिसमें आपको समझ में आएगा। आपने अभी तक कुछ कुछ एरिया तो निकालना, जैसे अब ये है पूरा एरिया निकालना, उसमें से इतना एरिया कम करना, कौन सी लंबाई कितनी है, क्या है, ये सब देखना। ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे सीखना है। देखिए आपको यहाँ पे एक शेप दिया है, डायग्राम दिए हैं, यहाँ पे शेप के नाम दिए हैं और यहाँ पे एरिया दिया है। इसको हम ध्यान से देखते हैं। ये क्या है हमारे पास? ये है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन है। इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ए और बी बराबर नहीं होके अलग अलग होती हैं। तो ए की लंबाई देखो कम है और बी की ज़्यादा है। ऐसा जो शेप मिलता है, हिंदी में इसे बोलते हैं आयत या आयताकार। रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार। और इसका जो एरिया होगा वो ए इंटू बी होगा। तो अब ये रेक्टेंगल है ए इंटू बी, तो इसका एरिया हो जाएगा ये वाला। ये इसका आंसर सही होगा। फिर यहाँ पे आपको दिया है एक स्क्वायर। स्क्वायर की क्या परिभाषा होती है? इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये चारों बराबर हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ए इंटू ए हो जाएगा। तो ये इसका एरिया हो गया। उसके बाद अगला दिया है आपको ट्रायंगल। इस टाइप का जो ट्रायंगल होता है उसमें हमारे पास एक साइड और उसकी हाइट, 2 लंबाइयाँ यदि होती हैं तो साइड इंटू हाइट, साइड इंटू हाइट का हाफ, ये ट्रायंगल का एरिया होता है। फिर का पैरेललोग्राम है जिसमें हमको एक साइड दे रखी है और हाइट दी हुई है।
एक ये पैरेललोग्राम का एरिया होता है। फिर आपको दिया है एक सर्कल। सर्कल में हमारे पास रेडियस है, तो सिर्फ ये रेडियस हमारे पास हो तो पाई बी स्क्वायर, इन्होंने रेडियस बी लिया है, तो जनरली हम आर लेते हैं रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर जो है वो सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है। तो इस तरह से ये फार्मूले हैं और ये आपको याद करना है। आपको इसमें जो टेबल दी है उसमें सही जोड़ी बनानी थी, मैच द कॉलम। आपको शेप दिया है, डायग्राम दिया है और उसके एरिया का फार्मूला दिया है, तो ये आपको करना था। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप इसको मैच कर लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें और इस टेबल को अपनी कॉपी में बनाएं और लिखें। अब देखिए यहाँ पे आपको अगली एक्सरसाइज जो दी है, इसमें इन्होंने दिया है कि ये हमारे पास मैच द फॉलोइंग फिगर्स विथ देयर रिस्पेक्टिव एरियाज इन द बॉक्स। आपको ये दिया है, ये वाली लंबाई 14 है और ये वाली लंबाई 7 है, ठीक है। तो अब बताओ कि इसका एरिया कौन सा होगा, इसका सही शेप क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको जो दे रखा है इस शेप से मिलता है, ये पैरेललोग्राम, ये शेप है, ये लंबाई जो दी है ये एच है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो इसमें लगाएंगे हम। इसका फार्मूला जब इसमें लगेगा तो ये हो जाएगा b इंटू एच, पैरेललोग्राम का एरिया b इंटू एच, मतलब आप करोगे 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें से आपको मैच करना है कि कौन सा है। ये जो है इसमें ये वाली लंबाई दी है 14 और ये वाली लंबाई दी है 7। अब इसका मतलब ये है कि ये इसका रेडियस है। अब सर्कल का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये जो शेप है इसे हम सेमी सर्कल कहेंगे। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसका आधा कर देंगे। तो 14 इंटू 7 करना और उसका आधा कर देना, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। 7 इंटू 7 मतलब 49, तो इसका एरिया होगा 49। फिर ये देखिए, ये भी है 14 इंटू 7, इसका एरिया भी 14 इंटू 7 हो जाएगा। ये है 7 इंटू 7, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, चूँकि ये स्क्वायर का शेप है इसलिए 7 इंटू 7, इसका एरिया भी हो जाएगा 49। एक शेप आपको ये दिया है, ये लंबाई अलग है, लेकिन हमको क्या करना है, ट्रायंगल के एरिया में ये पूरी लंबाई गुणित ये पूरी लंबाई डिवाइडेड बाय 2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो इसका एरिया होगा। तो ये शेप तो इतने सारे हैं, लेकिन एरिया की जो वैल्यू आ रही है वो कॉमन आ रही है, तो आपको ये टेबल में मैच करके बताना है कि किसका एरिया कितना है। ये क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज के लिए है, आपकी सॉल्व में से दिया गया है, लेकिन आपको करना है, तो आप ये करने की कोशिश करें। फिर इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछिए कि आप इन सब का पेरीमीटर बताइए। पेरीमीटर का मतलब समझते हो आप, पेरीमीटर क्या होता है, इनकी ये जो बाउंड्री है लंबाई निकालना। मतलब जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता देती हूँ कि जैसे ये शेप है, इसमें एरिया क्या है और पेरीमीटर क्या है। यहाँ से लेके यहाँ तक की ये पूरी इतनी जो जगह आ रही है ये इसका एरिया है, मतलब ये जितनी जगह घेरता है वो इसका एरिया कहलाता है। जो शेप जितनी जगह घेरता है वो उसका एरिया होता है। और पेरीमीटर क्या होता है, उस चीज़ को बनाने में जितनी लंबी रेखा की ज़रूरत है, मतलब जितनी साइड्स है, या जो कह सकते हैं हम इस शेप में एजेस, तो उसकी पूरी जो लंबाई होती है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के पूरी ये जो बाउंड्री है, मान की कोई रस्सी नापें जो कि हमको यहाँ से यहाँ तक लगानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उसकी नाप चालू करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ तक की लंबाई।
तो ये पूरी लंबाई जो आएगी उसको हम पेरीमीटर कहेंगे। तो आपको हर एक का पेरीमीटर निकालना है। तो आप क्या करो, मान लो ये वाली जो जगह है, इस जगह पे कोई रस्सी रखो और ऐसी पूरी नाप लो यहाँ से यहाँ तक, और फिर उस नापी गई रस्सी की लंबाई नाप लो, वो उसका पेरीमीटर है। तो इस तरह से अब आपको पेरीमीटर भी निकालना है। किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। एल प्लस बी मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ दिया 2 बार, मतलब ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, तो पेरीमीटर हो गया। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी तीनों साइड, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 9 + 11 + 14, इसका पेरीमीटर हो गया। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो 7 + 7 + 7 + 7 इसका पेरीमीटर हो गया। इसका क्या हो जाएगा, ये 14 है तो ये भी 14 है, ये 7 है तो ये भी 7 है, तो 2 × 14 + 2 × 7 ये इसका पेरीमीटर हो गया। अब बचती है आकृति आपकी ये वाली, इसमें क्या है, सेमी सर्कल दिया हुआ है। सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, तो अब सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा πr। 2πr यदि सर्कल का है तो सेमी सर्कल का हो जाएगा πr, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा πr। तो यहाँ से यहाँ तक πr हो जाएगा और ये वाली लंबाई आपको उसमें जोड़ना है। इस तरह से आपको ये सवाल करना है। अब अपने को कल जो सवाल करना है उनको देखो, कल हम करेंगे, आज थोड़ा सा समझ लेते हैं। 11.1 अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर, विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया। दोनों का पेरीमीटर सेम है। आपके पास में एक रेक्टेंगल एरिया है और एक स्क्वायर एरिया है। स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों हैं। देखिए अब इसमें ये जो स्क्वायर है, ये साइड 60 है, तो ये साइड भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है मीटर में। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। और दूसरा आपको दिया है रेक्टेंगल जिसकी एक साइड 80 है, तो इसकी दूसरी साइड क्या होगी और इनमें किसमें हमको जो ये पूछा गया है। तो आपको मैंने जितना समझाया उसके आधार पे आप उसको देखने की और करने की कोशिश करना, नहीं तो कल फिर मैं आपको ये सवाल करवाऊंगी। लेकिन आपने अभी तक जो सवाल मैंने करवाए हैं उनको करके फोटो, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछें और उनकी सवाल हल करके फ़ोटो खींच के भेजें। कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछें। यहाँ पे देखिए ये जो मैंने आपको इतना सा छोड़ा है लेटेस्ट रिकॉल, ये आप लोगों को खुद रिवाइज करके पढ़ना है। इसको पढ़ने से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। इसमें यहाँ पे मान लो उन्होंने आपको एक कोई जगह दी है, इसको उन्होंने पार्क बोला है। ये पार्क है, इस पार्क में ये कोई चलने के लिए रास्ता बना रहे हैं। पार्क में बाहर घूमने के लिए बाहर की तरफ ऐसी एक बाउंड्री बना रहे हैं। ये जो बाउंड्री बना रहे हैं देखिए वो 1 मीटर चौड़ाई की है, और ये जो पूरा एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये 30 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक का 30 मीटर है पूरा। इस 30 मीटर में से 1 मीटर चौड़ाई की उन्होंने चारों तरफ से पट्टी निकाल दी। काहे के लिए, पैदल चलने का रास्ता बनाने के लिए। तो इतना एरिया कम हो गया, तो 30 में से आप कितना कम करोगे, 1 मीटर इधर से और 1 मीटर इधर से, 2 मीटर कम किया। ऐसे ही 1 मीटर इधर से कम होगा, 1 मीटर इधर से कम होगा, ये 2 मीटर कम हो जाएगा।
फिर देखिए इसमें इन्होंने ये जो जगह दे रखी है, ये जगह कुछ छोड़ दी है और एक ये जगह छोड़ दी है। ये काय के लिए छोड़ी है? 2 मीटर, ये यहाँ पे लिखा होगा इसमें। तो इतनी जगह उन्होंने छोड़ दी। और अब आपके लिए सवाल है कि बचा हुआ जो एरिया है वो कितना होगा, ये बताओ। मतलब आपको क्या करना है, 30 मीटर गुणित 20 मिनट, ये 20 मीटर, ये तो पूरा एरिया हो गया। तो ये आपको माइनस करना है, ये चारों तरफ छोड़ने वाली बाउंड्री, ये आप माइनस करोगे। प्लस ये जो लंबाई दे रखी है इतनी सी, ये 1.5 मीटर है और 2 मीटर है, ये 1.5 और 2 मीटर है। ये लंबाई यहाँ भी है और ये लंबाई यहाँ भी है। इतने इतने स्क्वायर को भी इसमें से निकाल के माइनस कर दोगे। अब जो बाकी बचा हुआ एरिया है, मान लो उसमें वो घास लगाते हैं, मान लो उसमें वो पेंट करते हैं, मान लो उसमें वो और कुछ काम करते हैं, तो जो भी काम करेंगे उसके लिए उनको यहाँ पे कितनी जगह बची ये आपको बताना है। इस तरह से करने की कोशिश करना और मुझे कॉपी के फ़ोटो खींच के ज़रूर भेजना। कल अपन अगली एक्सरसाइज करेंगे।